हेलो स्टूडेंट्स, myself पूजा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज का हमारा टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम यूनिट नंबर 4। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अब तक हम अकाउंट्स में बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं जिनके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते थे, वो हमारी होती थी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। सो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? There are certain organizations which are formed not to earn profit but to render service to their members and to the public. So इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है सर्विसेज रेंडर करना, किसको? उनके मेंबर्स को और पब्लिक एट लार्ज को। Such organizations include clubs, hospitals, libraries, colleges, charitable and religious institutions, literary societies, etc. These non-profit seeking entities exist with the primary motive of providing service, as I have already stated कि इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा ऑपरेट करने का वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना होगा। अगर मैं बात करूँ सर्विसेज की, तो सर्विसेज सच एज अ क्लब प्रोवाइड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्लब है वो आपको स्पोर्ट्स की एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल जो कि रेंडर करता है मेडिकल सर्विसेज। A literary society which promote arts and culture, and an association which may also be formed to protect the right of its member. So इस तरीके की जो सर्विसेज हैं ये ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है। Though the main source of income of such organization is membership subscription, यहाँ हम बात कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम की, कि इनकी जो इनकम है वो कहाँ से होती है। सो जो मेजर सोर्स है वो है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, कि जो भी मेंबर सब्सक्राइब करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। फिर है डोनेशंस और ग्रांट्स जो कि इनको पब्लिक और गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। दे मे ऑल्सो अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट which is also used for the furtherance of the goal of the organization. ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है, जो रिटर्न है, वो यूज करते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फर्दर फुलफिल करने के लिए, ना कि अपने पर्सनल यूज के लिए। एज द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, सो दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अपने फाइनल अकाउंट तैयार नहीं करते, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं करते। दे ऑल्सो वांट टू नो वेदर देयर करंट इनकम आर सफिशिएंट टू मीट देयर करंट एक्सपेंसेस। सो अपने करंट इनकम और करंट एक्सपेंसेस को कंपेयर करने के लिए ये प्रिपेयर करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, विच इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी. A balance sheet is also prepared in order to show some financial position of the non-for-profit organization. बैलेंस शीट तैयार की जाती है इन ऑर्गेनाइजेशन की भी, ताकि इनको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लग सके। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फाइनल अकाउंट ऑफ द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी एनपीओज होते हैं इनके जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। अगर मैं बात करूँ तो ये इंक्लूड करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। Second, it includes the income and expenditure account and the balance sheet. Let's understand each account in detail. So the first account is receipt and payment account. Receipt and payment account is mere summary of the transactions appearing in the cash book. अगर मैं कहूँ तो receipt and payment account हमारा cash book की तरह ही होता है, या मैं ये कहूँ कि cash book की सभी transactions की summary ही receipt and payment account होती है। As such, receipt and payment account is prepared at the end of the year from cash book. कैश बुक को हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज करते रहते हैं। जैसे ही कैश में कोई ट्रांजेक्शन हुई जिस भी डेट पे, अगर पैसा रिसीव हुआ तो हम उसको डेबिट कर देते हैं कैश बुक में, और अगर हमने पैसा पे किया इन कैश तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। वहाँ डेट वाइज एंट्री होती है, बट इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम डेट वाइज एंट्री नहीं करते। ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैश बुक का जो भी समरी होता है वहाँ पे उसको कंसोलिडेटेड अमाउंट हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। As we know कि जो receipt and payment account है वो equivalent है to the cash book of the profit entity, so it is a real account, and hence the rule of real account says that debit what comes in and credit what goes out. So we follow this rule while preparing the receipt and payment account. So all the cash receipt are debited in the receipt and payment account, and all the cash payment are credited in the receipt and payment account. The second feature is it starts with the opening balance of cash in hand and cash at bank.
जो ओपनिंग बैलेंस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वो होता है आपका कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। यहाँ कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक को लेकर के दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश इन हैंड की। कैश इन हैंड ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस एंड विल देयरफॉर बी रिटर्न ऑन इट्स डेबिट साइड। कैश इन हैंड का जो बैलेंस है वो कभी भी आपको अनफेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस नहीं मिलेगा और इसलिए इसको हमेशा डेबिट साइड ही लिखा जाता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द कैश एट बैंक, इट मे शो अ डेबिट और अनफेवरेबल बैलेंस, in which case it will be written on the debit side. If it is showing a overdraft balance, or you can say the negative balance or unfavorable balance, it will be placed on the credit side. The special features are continuing. The third special feature about receipt and payment account is that all the cash receipts are shown on the debit side irrespective of their nature. As we know that every entry have a nature of transaction. It can be of capital nature or it can be of revenue nature. So the nature become irrelevant while preparing receipt and payment account. अगर आपको रिसिप्ट कैपिटल नेचर का हुआ है या फिर रेवेन्यू नेचर का हुआ है तो भी आप उसको उसके डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। आपको उसके पर्टिकुलर आइटम के नेचर को नहीं देखना है। यू जस्ट हैव टू सी दैट यू आर रिसीविंग समथिंग इन कैश। एंड ऑल्सो पीरियड, आपको जो पीरियड है उस कैश का कि वो जो पर्टिकुलर रिसिप्ट है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करती है, वेदर इट बिलोंग टू करंट ईयर, वेदर इट बिलोंग टू प्रीवियस ईयर और एडवांस ईयर। यू जस्ट हैव टू सी दैट यू आर रिसीविंग सम कैश। इट डजेंट मैटर कि वो जो कैश आप रिसीव कर रहे हैं वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। सो अगर मैं कहूँ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आप किसी भी तरीके का कैश रिसिप्ट जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो एडवांस ईयर का हो। नंबर फोर्थ इज लाइकवाइज ऑल कैश पेमेंट आर शोन ऑन इट्स क्रेडिट साइड। जैसे कि आपने डेबिट साइड पे सारे कैश रिसिप्ट को लिखा है, इसी तरीके से सारी की सारी कैश पेमेंट को आप उसके क्रेडिट साइड लिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर एंड रिलेशन टू द प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे भी आपको नेचर को और साथ ही साथ उसके पीरियड को इग्नोर करना है। यू जस्ट हैव टू सी कि अगर कोई पेमेंट इन कैश हुई है, डजेंट मैटर वो पेमेंट पिछले साल की हुई है या करंट ईयर की हुई है या एडवांस ईयर की, यू हैव टू रिकॉर्ड इट on the credit side of receipt and payment account. The fifth point is only actual receipt and payment of cash is recorded. Non-cash items such as depreciation, outstanding expenses, accrued income are ignored. क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है सिर्फ इन कैश हुई ट्रांजेक्शन्स को ही वो रिकॉर्ड करते हैं, तो जो नॉन कैश आइटम है फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इग्नोर करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। Number 6 point about the feature of receipt and payment account is that this account does not tell us about the current income and the current expenditure. In order to ascertain the net income or loss on a particular period, the income and expenditure account has to be prepared with the help of receipt and payment account. So I would like to summarize this point that जो receipt and payment account का basic objective है वो मुझे ये देखना नहीं है कि क्या मेरी करंट इनकम मेरे करंट एक्सपेंसेस को एक्सीड कर रही है कि नहीं। ये देखने के लिए मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हूँ। जो बेसिक पर्पस है इस अकाउंट को बनाने का, टू नो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन हैंड in that accounting period. So this is the objective of the receipt and payment account. Now moving on towards the income and expenditure account. Income and expenditure account is similar to the profit and loss account of the profit seeking entity, and it is prepared to ascertain whether current income are in excess of current expenditure or vice versa. So जो basic objective होगा income and expenditure को बनाने का वो ये देखना होगा कि क्या मेरी current incomes मेरे current expenditure से ज़्यादा तो नहीं या इसका उल्टा तो नहीं कि कहीं मेरे current expenditure current income से ज़्यादा हो. Also it reveals the surplus or deficit arising out of organization's activity during a particular period. After comparing the current income with the current expenditure, we can reveal कि उस particular accounting period में हमें surplus हुआ है उस particular organization को या deficit. It is provided in the same manner as profit and loss account, and at the end product of this account is a surplus or deficit. हम इस account को profit and loss account के तरीके से ही बनाते हैं और जो end product होता है इस account का वो होता है या तो surplus या deficit. अगर आपकी current incomes जो है exceed करेंगी आपकी current expenditure के साथ, so there will be a surplus. अगर current expenditures आपके exceed करते हैं current income को there will be a deficit. Let's talk about the special features of income and expenditure account. जैसे कि मैंने बताया income and expenditure account is similar to the profit and loss account of profit seeking entity. So it is a nominal account and rule of nominal account is applied here.
Debit all the expenses or losses and credit all income and gains. So the second point about the feature of income and expenditure account is there is no opening and closing balance of cash or bank are recorded in it. This account is prepared in the same manner in which a profit and loss account is prepared. As such, all the adjustment relating to current year such as depreciation, outstanding expenses, prepaid expenses, unearned income or earned income, etc. is taken into consideration while preparing it. Only the item of revenue nature are recorded in it. All capital nature items are ignored. जैसे कि हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखा था कि हम कैपिटल नेचर का हो आइटम चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, हम दोनों ही आइटम को इन कैश कंसिडर कर रहे थे. इफ इट इज कमिंग इन कैश और गोइंग इन कैश, हम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करता है ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम को, कैपिटल नेचर आइटम को वो इग्नोर करता है. पॉइंट नंबर 5, इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड ओनली. अगेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम चाहे वो करंट ईयर का रिसिप्ट हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट हो, चाहे वो एडवांस ईयर का रिसिप्ट हो, हर रिसिप्ट को अगर वो इन कैश है तो रिकॉर्ड कर रहे थे. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट पीरियड के आइटम्स को ही क्या करता है, रिकॉर्ड करता है. इन अदर वर्ड्स द आइटम्स रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर्स एंड द फ्यूचर ईयर्स आर एक्सक्लूडेड while preparing it. Let's talk about the balance sheet. Just as in case of profit seeking concern, our balance sheet is to be prepared even by not-for-profit organization to show the financial position on the last date of accounting period. So financial position को दिखाने के लिए इनके लिए भी ज़रूरी है कि ये लोग अपना balance sheet report करें. It is prepared from the balance remaining after transferring all the revenue, income and expenditures to the income and expenditure account. आपके पास receipt and payment account होता है, आप सारे revenue nature items को income and expenditure account में transfer कर देते हैं. वट लेफ्ट इज द कैपिटल नेचर आइटम्स, जैसे कि आपके जो भी एसेट्स होंगे, जो भी लाइबिलिटीज होंगे, और वो सब आपके कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, बैलेंस शीट में. थैंक यू फॉर टुडे.